नेक्स्ट चीज़ जो है बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है हमारा न्यूक्लियर मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, उसके बीच में क्या है, हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उनको जो बाइंड करने की एनर्जी है एक दूसरे के साथ, तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। ठीक है, आपको पता है कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, न्यूक्लियन इन एवरी न्यूक्लियस आर बाइंड टुगेदर, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे एक न्यूक्लियन में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। एक न्यूक्लियन किसका बना होता है, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मिलके बना होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जो न्यूक्लियॉन्स होंगे जो आपस में बाउंड होंगे। बट स्टडी क्या कहती है, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और अगर सेम साइन है दोनों का तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट क्या होता है, हमारे ये दोनों न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। ठीक है, अब उनको अलग करने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होती है, उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। किसी एनर्जी की वजह से ये बाउंड है, अदरवाइज तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये, यानी इनके ऊपर कुछ फोर्स भी ऐसी लगेगी। तो फोर्स तो हम आगे स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लगती है जिसकी वजह से ये क्या है, आपस में बाउंड होते हैं, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दैट मीन्स अब हमें कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, इज द एनर्जी विद न्यूक्लियर आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। अब वो कितनी एनर्जी से एक दूसरे के साथ बाउंड है, ठीक है, या फिर हम उनको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। ठीक है, यानी कि कोई एक एनर्जी है जिसके साथ वो आपस में बाउंड है, एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय द वर्क, कि अब इसको कैसे मेजर करेंगे कि कितना वर्क हमें चाहिए, कितना वर्क हम उसके ऊपर करें ताकि वो न्यूक्लियंस जो हैं इतना सेपरेट हो जाएं कि अब इनके ऊपर जो एनर्जी है, ठीक है, वो ना लगे। मीन्स आपस में एक दूसरे से अब वो इंटरेक्ट ना करें। ठीक है, मीन्स कोई भी उनके ऊपर फोर्स ना लगे, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। मीन्स ये दोनों बिल्कुल अलग हो जाएं कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव ना डालें ये। ठीक है, तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए होगी, वो जो हमें वर्क चाहिए होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। अब यहाँ से हमने क्या देखा, द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। अभी इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मास और एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था। इसमें क्या बताया था कि अगर कोई मास कन्वर्ट हो जाता है तो दैट मीन्स वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एनर्जी कम हो जाती है तो दैट मीन्स वो मास में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा जो न्यूक्लियस था, ठीक है, वो हमेशा लेस था किससे, सम ऑफ रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कंपोजिंग द न्यूक्लियस। आपको पता है एक न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन से मिलके बना होता है और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अलग से प्रोटॉन का मास निकाला और अलग से न्यूट्रॉन का मास निकाला। ठीक है, इसका मास और इसका मास। ठीक है, जब हम इनको टोटल ऐड करेंगे तो दैट मीन्स वो पूरे न्यूक्लियस का मास बनना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स थे उन सब का मास देख लिया, जितने भी हमारे पास न्यूट्रॉन्स थे उन सब का मास देख लिया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, बट जब ये स्टडी हुई तो इन्होंने क्या देखा कि ये इक्वल नहीं थे। ठीक है, यानी जब हमने अलग से प्रोटॉन का मास और अलग से न्यूट्रॉन का मास निकाला और उन दोनों को ऐड किया तो वो टोटल जो फिर उसके बाद हमने मास देखा, पूरे न्यूक्लियस को मेजर किया। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास क्या है, 2 बिस्किट्स हैं। ठीक है, कुछ भी 2 चीज़ें आप कंसिडर करके चल लो। आपने एक बिस्किट का मास किया, दूसरे बिस्किट के पैकेट का मास किया। ठीक है, तो इन दोनों का मास जब आपने देखा, एक का सपोज करो 5 था, दूसरे का 6 था। ठीक है, तो जब इन दोनों का मास करके फिर आपने टोटल किया, कितना आया, 11 आया। अब क्या हो गया, अब जब आप तराजू के ऊपर ये दोनों बिस्किट के पैकेट आपने इकट्ठे रखे तो आपने क्या देखा कि इसका मास कुछ 10 था। मीन्स कहीं तो मास लॉस हो गया ना, मतलब ओवरऑल मास सेम नहीं आया। तो यही केस था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ। जब हमने अलग से सारे प्रोटॉन्स अलग से सारे न्यूट्रॉन्स का मास करके ऐड करके फिर पूरे न्यूक्लियस का जब मास देखा तो वो इक्वल नहीं आया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अब इसके बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मास किसका ज़्यादा था, ठीक है, जो हमारे पास फ्री प्रोटॉन्स हैं और फ्री न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों का मास। ठीक है, जब हमने इनको टोटल इनका सम किया
और उसके बाद अलग से न्यूक्लियस का सम किया, तो इन दोनों का सम का मास हमेशा क्या आ रहा था, ग्रेटर आ रहा था जब हमने पूरे न्यूक्लियस का मास देखा। ठीक है, तो दैट मीन्स अब कुछ डिफरेंस है इन दोनों मासेस में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सपोज कर लो सम कुछ 10 आ रहा है, ठीक है, और अकेले न्यूक्लियस का सम 9 आ रहा है, तो दैट मीन्स अब कुछ डिफरेंस हो गया, कितना, 1 डिफरेंस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो अब डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को उन्होंने क्या बताया, मास डिफेक्ट बताया। ठीक है, अच्छा, अब मास में जो डिफरेंस आया मीन्स मास कम हो गया, और हमने अभी क्या पढ़ा था, एनर्जी और मास रिलेशन देखा था। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था कि अगर मास कम हो रहा है तो दैट मीन्स वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो डिफेक्ट आया आपके पास, मास डिफेक्ट आया, दैट मीन्स ये कुछ एनर्जी है जो उसको बाइंड करके रख रही है आपस में। जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं, सारे न्यूक्लियॉन्स को कुछ इतनी एनर्जी बाइंड करके देख रही है। तो हम इस एक्सप्रेशन से आगे, मास डिफेक्ट के एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी। ठीक है, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है ZXA, आपको पता है Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, A क्या होता है, मास नंबर, और Z किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, जब मास नंबर में से हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो A माइनस Z की किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास यहाँ से न्यूट्रॉन्स की वैल्यू हो जाएगी। अब प्रोटॉन्स का, अब हमें टोटल नंबर, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से MP। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, अब A तो क्या है हमारे पास, मास नंबर है, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करेंगे तो ये तो हमारे पास A आ गया। ठीक है, MN क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया हमारे पास यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन का मास अलग से, ये अलग से न्यूट्रॉन का मास, और MN क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। जब हमने इस पूरे न्यूक्लियस का मास देखा तो उसको किससे डिनोट किया, MN से डिनोट किया। ठीक है, अब डिफेक्ट, मास डिफेक्ट हमने पढ़ा क्या होता है कि जब इन दोनों का सम किया और इस न्यूक्लियस में से माइनस, न्यूक्लियस ओवरऑल जो न्यूक्लियस का सम था इसमें से माइनस किया तो हमारे पास कुछ डिफेक्ट होगा। अब यहाँ तो हमने एक प्रोटॉन की बात की थी और यहाँ भी एक न्यूट्रॉन की बात की थी। अब ऐसे ही हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, Z नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होंगे, और टोटल न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A माइनस Z। ठीक है, यानी जब एक मास को टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा। एक न्यूट्रॉन को टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स P को किससे मल्टीप्लाई करें हम, MP को Z से कर दें। ये था एक प्रोटॉन का मास, जब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। ऐसे ही ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास आ जाएगा न्यूट्रॉन्स का माइनस न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस का जो मास था। ठीक है, न्यूक्लियस तो 1 है तो इसलिए 1 इंटू MN। ठीक है, तो इसको MN लिख दिया। तो अब जब इन सबको हम इन दोनों को प्लस करके न्यूक्लियस में से माइनस किया जैसे यहाँ पे किया था तो हमारे पास क्या आ गया, एक डिफेक्ट आ गया, इसको क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब आपने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ये मास, तो इसलिए ये रिलेशन हम यहाँ से फाइंड आउट करके बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN इंटू C²। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब कोई एक पूरा का पूरा एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पूरे एटम का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास न्यूक्लियस का आया, एटम के केस में क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा किसका हो गया, हमारा न्यूक्लियस का हो गया, प्लस अब न्यूक्लियस का तो हमने निकाल लिया यहाँ से, प्लस हमारे पास किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया, माइनस मास डिफेक्ट। ठीक है, ये हमारा मास डिफेक्ट हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी ओवर C², तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मास डिफेक्ट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन, इधर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाई C² कर दोगे यहाँ से। जब हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू KeV। ठीक है, यानी ये बहुत कम होती है जब हम इसको रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर करते हैं किसी न्यूक्लियॉन की। ठीक है, तो उस न्यूक्लियॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, 10⁻³ MeV। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया आपके पास MeV में, ये क्या है EV में, तो ये टर्म हमेशा बहुत बड़ी होती है।
ठीक है। तो दैट मीन्स ये बहुत छोटा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब कितना रह गया यहाँ से, जब हमने बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निगलेक्ट कर दी तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ न्यूक्लियन, ठीक है, इसकी और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, MH की क्या निकाल ली, MP प्लस ME आ गया हमारे पास यहाँ से, ठीक है। अब इक्वेशन जो 4 है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो क्या हो गई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू Z प्लस टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या थे यहाँ, अच्छा ये तो प्रोटॉन्स थे प्लस न्यूट्रॉन्स थे हमारे पास, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए, जब इसको प्लस करेंगे और माइनस कर दिया यहाँ से, मींस बात तो सेम रही, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, हमने क्या देखा कि उसका कुछ इफेक्ट नहीं रहता उसके ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है तो इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं रहता, तो यानी जब हम उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो हमारे पास कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, अब A माइनस Z क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, ये किसके, ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, ये किसका है प्रोटॉन्स का, और ये जब इसको माइनस करेंगे टोटल नंबर, टोटल जो हमारा न्यूक्लियस का मास है उससे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास इकट्ठा कर लिया, Z सेम है, ठीक है, A माइनस ZMN माइनस MN प्लस ZME इंटू C², ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, हमने ऐसा क्यों लिखा, इन दोनों को इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए काउंट करते हैं तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की जगह हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिख दिया, Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस A माइनस ZMN माइनस MZXA इंटू C²। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल जो हमारे पास फॉर्मूला था वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का आ गया, दैट इज Z इंटू MH प्लस A माइनस ZMN माइनस M इंटू ZX माइनस A, यानी उस एलिमेंट का जो टोटल न्यूक्लियस का मास है ये वो है इंटू C²। नेक्स्ट इज